हाय गाइस, चालू कर रहे हैं आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, देखिए इसको चालू करने से पहले, इसके क्वेश्चंस वगैरह करने से पहले इसके कुछ एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। कुल मिला के ऐसे 23-24 एडजस्टमेंट्स हमारे कोर्स में। उस 23, 24, 25 एडजस्टमेंट से पहले लाइक पूरे एडजस्टमेंट्स एक साथ नहीं करेंगे, पहले कुछ टुकड़ों में एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 10-11 एडजस्टमेंट्स अपने समझे, उसके बाद उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे 4-5, फिर उसके बाद आगे के और एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। तो ऐसे करते करते अपन 3 से 4 पार्ट में सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स जो है, अगर अपन इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो आता है सबसे बेसिक एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सबसे बेसिक एडजस्टमेंट है ये क्लोजिंग स्टॉक का, सबसे आसान तरीके से इसका एडजस्टमेंट होता है। अगर आपको कभी भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कहां पे? आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा ये जो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए है विच इज आउटसाइड योर ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, एक्सेप्ट 1 or 2 थिंग्स, ठीक है, जिसकी हिडन इंफॉर्मेशन होती है, वो चीजें अलग है। 1 या 2 चीजें ऐसी है जो हिडन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट इसके अलावा यहां पे एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि हम उन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ठीक है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हम उन एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, उसको ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड किया जा चुका है और वहां पे उसकी कोई फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं करी जाएगी, ठीक है, उसे सिर्फ प्लेस किया जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे एडजस्टमेंट्स के बाहर, हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर है, हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स को यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारे सामने आता है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट है, इसको समझेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो साल के एंड में आपका स्टॉक है, इसको 2 जगह दिखाया जाएगा। इसको 2 जगह दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो दिखाया जाएगा इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में इसे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, मतलब क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा इसे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, ट्रेडिंग के अलावा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब इसे बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में इसे दिखाया जाता है एसेट साइड में। कहां पे दिखाया जाता है? इसे एसेट्स की साइड में दिखाया जाएगा, और एसेट्स में इसे दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे, क्योंकि एसेट्स में टू और बाय नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, एसेट्स में कभी भी टू और बाय नहीं चलता, तो उसको डायरेक्टली एसेट्स में दिखा दिया जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट आता है हमारा एक्सपेंसेस का। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो स्टॉक होता है ना, उसका वैल्यूएशन जो होता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होता है। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कि उसकी मार्केट प्राइस या जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 20,000 है, जबकि उसकी कॉस्ट 25,000 है, तो विचएवर इज लोअर पे हम उसे वैल्यू करेंगे। तो याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो कुछ भी है उसका शोकेस तो कहां होगा? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट के अंदर, मगर किस प्राइस पे होगा? वो प्राइस क्या है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी whichever is lower, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower पे यहां पे वैल्यूएशन होगा किसका? हमारे क्लोजिंग स्टॉक का। किसका वैल्यूएशन होगा? हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। चलिए, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहले आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब समझिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपको पता है प्रॉब्लम बेटा कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब हमें ये पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है। अगर आपको उसका मतलब पता है ना, तो आप उसे एडिक्वेटली उसकी स्पेसिफाइड जगह पे शो कर सकते हैं। जब आप उसे उसका मतलब ही नहीं जानते, तो आप उसे शो कहां करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपको उस चीज का मतलब पता है, तो अपने आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं लॉजिकली। तो रटने से बेटर है लॉजिक सप्लाई करिए।
तो क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि मैंने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है बट पे कब कर दिया, इसी साल मैंने पे कर दिया। है नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बट पे कब कर दिया, इसी साल पे कर दिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया, इसे कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट देखिए। अब अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया, इस साल का तो खर्चा नहीं था, इस साल का तो खर्चा नहीं है, तो इस साल के खर्चे में जाना भी नहीं चाहिए, और अगले साल का है तो अगले साल के लिए एसेट बन जाएगा। तो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में इसे दिखाया जाएगा, आप लिखेंगे टू एक्सपेंस, आप ट्रेडिंग या पीएनएल में लिखते हैं टू एक्सपेंस, उसमें से आप माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस कर देंगे क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहां पे ट्रेडिंग में आपने लिखा टू एक्सपेंसेस, उसमें से लेस कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, बैलेंस शीट में लिखा एसेट्स, उसमें से लेस कर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो बैलेंस शीट में आपने एज इट इज दिखा दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हो गया आपका एक्सपेंसेस का फर्स्ट कैटेगरी पूरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, दो एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए, अब तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, तीसरा एडजस्टमेंट भी एक्सपेंसेस का ही होता है, जिसको अपन कहते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि खर्चे, ऐसे खर्चे, ठीक है, ऐसे खर्चे, ठीक है, जो आपने, ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जो आपने पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग है। खर्चे हो तो गए बट इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। इसी साल का खर्चा है, इसी साल पे करना था, आपने पे नहीं किया। इसी साल का खर्चा है, इसी साल पे करना था बट आपने पे नहीं किया, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंसेस स्टिल अनपेड फॉर दी करंट ईयर। करंट ईयर का खर्चा आपने अभी तक पे नहीं करा, इस साल का खर्चा था आपने अभी तक पे नहीं करा, भाई इसी साल का खर्चा है और आपने पे नहीं करा, इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस स्टिल अनपेड फॉर द करंट ईयर। ठीक है, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस अनपेड फॉर द करंट ईयर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रेडिंग या पीएनएल के अंदर टू एक्सपेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू एक्सपेंस, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इस साल का खर्चा है, ऐड तो होना चाहिए पर आपने किया ऐड नहीं किया, ऐड तो कर दो, प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि भैया इस साल का खर्चा है और हम दिखाना भूल गए थे, इस साल का खर्चा है, पे करना, पे नहीं करा अभी तक, दिखाना भूल गए थे, तो अब दिखा दिया, अगले साल पे कर देंगे, तो इस साल के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इस साल के लिए लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन आया सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, अरे यार एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ करना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है ड्यू टू यूसेज, तो उसका जो नॉर्मली अपन यूज कर रहे हैं उन सब की वजह से जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, गिरती है, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्यों, क्योंकि आप उसे लगातार यूज कर रहे हैं, उसके वियर एंड टियर की वजह से कोई टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस हो गई, पुरानी हो गई मशीन, तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। भाई एकदम से उसको बेचोगे, 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल बाद बेची, 1 लाख की बिकी, तो उस साल थोड़ी 9 लाख का लॉस है।
ये हर साल उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे इसके। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में से फिक्स्ड एसेट लिख के उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में लिखा फिक्स्ड एसेट, उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में लिखा फिक्स्ड एसेट, उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में लिखा फिक्स्ड एसेट, उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। ओके, तो चौथा पॉइंट हो गया डेप्रिसिएशन का। अब फिफ्थ पॉइंट समझिए। फिफ्थ पॉइंट जो होता है ना, वो होता है इनकम्स का। भाई जैसे दो एक्सपेंसेस देखे तो दो तरीके की इनकम्स भी होती है। एक तो जो इस साल की है वो कमा लिया, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। एक वो इनकम जो इस साल की नहीं है, एक वो इनकम जो इस साल की नहीं है, या एक वो इनकम जो इस साल की है और मिली नहीं है। एक जो इनकम अगले साल की पहले मिल गई, एक जो इनकम इस साल की है और मिली नहीं है। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है बट मिला नहीं है, कमा तो लिया है बट मिला नहीं है। कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए भी, देखो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मिला नहीं पैसा, पैसा मिला नहीं, दैट इज द इश्यू। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा लिया, ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ट्रेडिंग में इनकम की तरफ से दो ही चीज आती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आ ही नहीं सकता, सेल्स में आएगा नहीं, खत्म बात। ठीक है, तो पीएस से पीएनएल की क्रेडिट साइड में जा सकता है। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आपने लिखा बाय इनकम, इनकम, और ऊपर क्या लिखा है, अक्रूड इनकम। कमा लिया है बट मिला क्या? नहीं मिला, प्लस अक्रूड इनकम, इनकम प्लस अक्रूड इनकम। इनकम में अक्रूड इनकम को जोड़ देंगे, और इधर बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स में दिखा देंगे इसको एसेट के अंदर, ठीक है, अक्रूड इनकम। कमा लिया है बट मिला नहीं है तो फ्यूचर में मिलेगा। कमा लिया है बट पैसा मिला नहीं है तो फ्यूचर में तो मिलेगा ना भाई, फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा। ओके, फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? समझ गए क्या? ओके, सिक्स्थ, अक्रूड इनकम हो गया खत्म। हाँ जी सर, हो गया खत्म, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज। अब अक्रूड इनकम के बाद आता है आपका अनअर्न्ड इनकम, मतलब आपने पैसा रिसीव कर लिया मगर कमाया नहीं है। अभी इसी चीज के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रिसेंट की बात है। अगर आपने सुना हो बायजूस के बारे में, बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आई थी, बायजूस के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर ने मना कर दिया था साइन करने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बच्चों से पैसे लिए। अब बच्चों से पैसे लिए 2 साल की फीस, लेट्स से आपको आईआईटी करना है तो आईआईटी के लिए मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, 2 साल के लिए आपको टैब दे दिया, और टैब में मस्त तुम क्लासेस लो 2 साल के लिए। समझ आया? 2 साल के लिए क्लासेस ले ली। अब बच्चा 2 साल के लिए क्लासेस ले रहा है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चा 2 साल के लिए क्लासेस ले रहा है। अब आप सोच के बताइए, ये बायजूस की 1 साल की इनकम है कि 2 साल की? सब लोग का आंसर 2 साल ही है, बट यही चीज बायजूस को नहीं पता थी। उन्होंने क्या किया, गलती से 1 साल में दिखा दिया इनकम, जिसकी वजह से उनका जो लॉस था वो कुछ 300-350 करोड़ का था सिर्फ। ऑडिटर ने जब ये बात देखी कि अच्छा ऐसा हो रहा है, गड़बड़ पता लगी, तो ऑडिटर ने फिर बताया कि नहीं सर, आपका जो लॉस है वो 4000 करोड़ का है, तो आपने 2000 की सेल करी है और आपको 4000 करोड़ का लॉस हुआ है। ये हुआ है बायजूस के साथ, ठीक है, बायजूस के फाइनेंशियल्स में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ऑडिटर ने साइन करने से पहले ये सारी चीजें चेक करी है। ओके, चलिए, अक्रूड इनकम आ गया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, और दूसरा होता है अनअर्न्ड इनकम। समझ गए? इसको अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपकी इनकम नहीं है,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी इनकम नहीं है। एडवांस में पैसा मिला है बट ये आपका पैसा नहीं है। पीएनएल के अंदर आप लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में इनकम, बाय इनकम आपने दिखाई, उस इनकम में से माइनस कर दो अनअर्न्ड इनकम, समझ आ गया? उसमें से माइनस कर दो। ये सीए ने एडजस्टमेंट करवाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट है ना, ये उन्होंने किया नहीं था, बस यही एडजस्टमेंट ये उसने करवा दिया, ठीक है। और दूसरा इधर क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में, ये बन जाएगी लाइबिलिटी। पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, फिर आपकी इनकम बनेगी तो बन जाएगी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बन जाएगी तो यहां क्या आ जाएगा अनअर्न्ड इनकम। इसके साथ ये 6 एडजस्टमेंट्स तो आपके हो गए कंप्लीट। इसमें कोई डाउट पूछना चाहते हैं? चलिए नेक्स्ट है अपना 7th एडजस्टमेंट। 7th एडजस्टमेंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? तो देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग लोग हैं, तो आप बिजनेसमैन को एकदम अलग आदमी मान के चलिए, ओके, और बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस अगर बिजनेसमैन से पैसा उधार लेगा बिजनेस करने के लिए, तो उधारी पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? उसको आप ऐसे सोचिए कि आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को तो ब्याज दोगे, तो बिजनेसमैन से लोन लोगे तो उसको ब्याज नहीं चुकाओगे क्या मेरे भाई? उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तुमने अगर बिजनेसमैन से पैसा लिया है तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बोलता है, समझना बात को, कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या है, पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट में आप दिखा देंगे खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड हियर इज योर बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे क्या? बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है, कैपिटल। लाइबिलिटीज में आपने लिखा कैपिटल, उसमें लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल, उसमें लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल और कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ऐड कर दिया और बिजनेसमैन को दे दिया। तो इट इज लाइक खर्चा दिखाया और इधर से खर्चा निकाल के, क्योंकि बिजनेसमैन अंदर का आदमी है तो उसे कैश मत दो, उसके अकाउंट में डाल दो, कैपिटल में छोड़ दो। इसीलिए इसको अलग से कैश में पे ना करके बिजनेसमैन के अकाउंट में डाल देंगे। 8th पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बिजनेसमैन बिना बोले घर के खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, घर का कोई खर्चा किया और बिजनेस से पैसा निकाल लिया। अब घर के खर्चे के लिए भाई तुम अगर बिजनेस से पैसा निकालते हो तो ये तो गलत है। तो उस कंडीशन में हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी। पीएनएल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या दिखा देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम दिखा देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन भी बिजनेस और बिजनेसमैन का ही है, लाइबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो भाई तू एक काम कर, तू हमें अलग से कैश मत दे, ये हमारी इनकम का अलग से कैश मत दे, तेरे खाते से काट लेंगे, खत्म बात। तो हमें जो भी करना है बिजनेसमैन के अकाउंट से करना है, हमें यहाँ पे अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, सीधे सीधे सिंपल बिजनेसमैन के अकाउंट से कट कर लिया जाएगा। सिंपल है, बिजनेसमैन के अकाउंट से कट कर लिया जाएगा। क्लैरिटी मिली इस चीज की? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए 9th एडजस्टमेंट करते हैं, तो इस लेक्चर का लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, ओके। अब इसके अंदर मैं आपको 2 एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा। अब सुनिए, 9th एडजस्टमेंट है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन होने में तो एक तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के जैसा ट्रीटमेंट होता है। क्या आपने लोन ले रखा है, उसका ब्याज आपने नहीं चुकाया, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? 2 इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पीएनएल में दिखा रखा है, उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो हो गया पीएनएल का ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आपने लोन दिखा रखा है और उस लोन के अंदर ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पे तो आपने क्या किया, यहां पे तो आपने पीएनएल के अंदर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया
उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी थी, वहां आपने आपने लिखा लोन, उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया, खत्म बात। ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब आप समझो इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है। कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, कई बार क्या, हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिखेगा लोन, उस लोन के आगे रेट लगी होगी 10% लोन, लेट्स से 10% लोन 1 लाख रुपए, 10% लोन 1 लाख रुपए, और नीचे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। अब इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखा, तो कैसे करोगे? तो एक हिडन इंफॉर्मेशन है, आपको चेक करना है इसके आगे इंटरेस्ट की रेट लगी हुई है। बोले हाँ सर। तो 1 लाख का 10% कितना होता है मेरे भाई? 10,000 रुपए। तो साल का ब्याज कितना हुआ? 10,000 रुपए। और आपने साल भर में ब्याज कितना दिया है? 6,000 रुपए। तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 4,000। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, आउटस्टैंडिंग 4,000, लोन 1 लाख, आउटस्टैंडिंग 4,000 और बाहर 1,04,000। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन का जो एडजस्टमेंट होता है वो हिडन इंफॉर्मेशन के जैसे ही आता है। सर आपने कहा था 1 से 2 चीजें, बाद में बताएंगे उसके बारे में। दूसरा वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, उसके बारे में बाद में समझाएंगे। पहले तो ये बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? चलिए फिर ये एडजस्टमेंट्स अपन ने आज देख लिए 9। इस क्लास को करते हैं वाइंड अप और चालू करते हैं इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में।